डिवाइडेड है ये, 5 पार्ट क्या? में। 5 पार्ट हाँ में है ना ये। हाँ। सबसे पहले 5 पार्ट में रिफॉर्म्स आए थे। पहला आया था इंडस्ट्रियल सेक्टर, दूसरा क्या था हमारे फाइनेंशियल सेक्टर, तीसरा क्या था हमारे पास टैक्स टैक्स। रिफॉर्म, टैक्स रिफॉर्म्स। उसके बाद क्या आता है फॉरेन एक्सचेंज और ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट। एक एक क्वेश्चन देखते हैं एग्जाम में कैसे कैसे आ सकता है। व्हाट वर द इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, लिख ले, लिख ले। व्हाट वर द इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, हम्म। व्हाट वर द इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस इन इंडस्ट्रियल सेक्टर। एक व्हाट घंटे वर द की ले इकोनॉमिक लेना। रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस, क्या? 1 घंटे की ही ले लेना। 1 घंटे की ले रहा हूँ यार, तो ठीक है। व्हाट वर द इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस इन द इंडस्ट्रियल सेक्टर। तुम्हें तो सोने को भी मिल जाएगा, मेरे को तो वो भी नहीं मिलता। वो खुद ही नहीं सोते अब। व्हाट आर द तो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस इन द इंडस्ट्रियल सेक्टर। बस देखो यही सबसे पहले क्वेश्चन मैं है। समझा, हाँ, कि इंडस्ट्रियल सेक्टर में हमने एलपीजी में कौन कौन से रिफॉर्म्स लाए थे, पहला ध्यान से सुनो। पहले क्या होता था, अगर किसी भी इंसान को कोई नया बिजनेस स्टार्ट करना होता था या एग्जिस्टिंग बिजनेस को एक्सपैंड करना होता था, मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, अगर किसी एग्जिस्टिंग बिजनेस को एक्सपैंड करना है या नया बिजनेस खोलना है तो बेटा लाइसेंस लेना कंपलसरी। मगर 1991 के बाद हमारी सरकार ने क्या कहा कि कोई भी बिजनेस खोलो लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं है, मगर कुछ बिजनेसेस है जहां लाइसेंस लेना कंपलसरी होगा। जैसे गंदी गंदी चीजें जो आज की अल्कोहल, डेट की जनरेशन, सिगरेट्स वगैरह। अल्कोहल, सिगरेट, उसके बाद डेंजरस एंड हजार्डस केमिकल्स, डिफेंस इक्विपमेंट और इंडस्ट्रियल एक्सप्लोसिव। तो सिंपल सी भाषा है, कोई भी बिजनेस स्टार्ट करो कोई लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं है, मगर बेटा सिगरेट, अल्कोहल, डेंजरस केमिकल्स, इंडस्ट्रियल एक्सप्लोसिव, ये ऐसे गंदे गंदे प्रोडक्ट बना रहे हो तो लाइसेंस ले ले। तो देखते हैं, आफ्टर 1991 गवर्नमेंट abolished द इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग पॉलिसी। It means no license was needed to set up or expand the business except in 5 industries. पहला क्या है? अल्कोहल ड्रिंक्स, शराब। दूसरा सिगरेट एंड सिगार्स, टोबैको प्रोडक्ट, डेंजरस एंड हजार्डस केमिकल्स, डिफेंस इक्विपमेंट और इंडस्ट्रियल एक्सप्लोसिव। To start the above businesses, license was compulsory. Any doubts? नहीं। Increase in the role of the public sector। अब बड़े ध्यान से देखना, पहले क्या होता था, 17 बिजनेस होते थे जिसमें प्राइवेट सेक्टर नहीं घुस सकता था। मतलब कुछ 17 बिजनेसेस थे जो रिजर्व किसके लिए थे, पब्लिक सेक्टर के लिए। मगर 1991 के बाद ये 17 इंडस्ट्रीज की लिस्ट अब से 3 इंडस्ट्री पे स्टिक हो चुकी है। नाउ देयर आर ओनली 3 इंडस्ट्रीज वेयर द प्राइवेट सेक्टर कैन नॉट एंटर, अदरवाइज प्राइवेट सेक्टर कोई भी बिजनेस में एंटर कर सकता है। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, 1991 से पहले 17 बिजनेस थे जिसमें प्राइवेट सेक्टर नहीं घुस सकता था। मतलब पहले 17 बिजनेस रिजर्व्ड थे कि ये पब्लिक सेक्टर के अब हैं। बट जब हाँ, लिबरलाइजेशन आया तो सिर्फ 3 रह गए, रेलवे, एटॉमिक एनर्जी और डिफेंस और इक्विपमेंट, डिफेंस और सेक्टर, बाकी सारे। हाँ। और बाकी सारे पब्लिक सेक्टर भी कर सकते हैं इन 3 को छोड़ के, बस ये 3 पब्लिक प्राइवेट करेगी। सेक्टर भी कर सकता हाँ, है। ओ हाँ। हाँ, प्राइवेट, सॉरी सॉरी। Before 1991, there were 17 industries reserved for public sector, but now there are only 3 industries which are reserved for public sector. It means private sector is allowed to enter into any industry except the 3 businesses: railway, atomic energy, and defense equipment. ध्यान से देख, नेक्स्ट पॉइंट है डी रिजर्वेशन अंडर द स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। देख 1991 से पहले हमने बड़े सारे प्रोडक्ट थे जो किसके लिए रिजर्व रखे थे, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के लिए रिजर्व रखे थे। जैसे छोटी छोटी मोमबत्तियां हो गई, छोटे छोटे मिट्टी के घड़े हो गए। हमने कहा भाई ये सारी चीजें कौन बनाएगा, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री बनाएगी, क्योंकि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री छोटी छोटी इंडस्ट्रीज है, ये बड़ी इंडस्ट्रीज के साथ कॉम्पीट नहीं कर सकती। मगर 1991 के बाद जब लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन आया तो मुझे सारे के सारे प्रोडक्ट्स को डी रिजर्व करना पड़ा। अब इन प्रोडक्ट्स को कोई भी ला सकता है, चाहे वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री हो या लार्ज स्केल इंडस्ट्री हो, इससे कोई मैटर नहीं करता। इन मैनी इंडस्ट्री, देखो पहले क्या होता था, प्राइसेस गुड्स की ना गवर्नमेंट डिसाइड करती थी। भाई सरकार ने जो प्राइस डिसाइड कर दी भाई वही प्राइस है।
मगर 1991 के बाद अब प्राइस डिसाइड करने का फैक्टर भी मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई पे था, कि भाई पहले प्राइसेस गवर्नमेंट फिक्स करती थी, अब मार्केट फोर्स ऑफ डिमांड एंड सप्लाई प्राइसेस फिक्स करती है। Before 1991, there were large number of products which were exclusively reserved for small scale industry. But after 1991, these products have been de-reserved and now they can be manufactured by any industry. In many industries, the government used to fix the prices of the commodity, but after 1991, prices of the commodity कौन fix करता है? Market force of demand and supply. Force of demand and supply. कोई दिक्कत? हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म्स खत्म हो गए, अब आते हैं फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स। बेटा फाइनेंशियल सेक्टर का मतलब क्या होता है? हमारे जितने भी बैंक्स हैं, जितनी भी हमारी फॉरेन एक्सचेंज मार्केट है, हमारे देश का फाइनेंशियल सेक्टर कौन कंट्रोल कर रहा है भाई? आरबीआई कंट्रोल कर रहा है। फाइनेंशियल सेक्टर इंक्लूड्स बैंक, स्टॉक एक्सचेंज, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। फाइनेंशियल सेक्टर, फाइनेंशियल मार्केट इज कंट्रोल्ड बाय आरबीआई। तो पहला है चेंज इन द रोल ऑफ आरबीआई। पहले हमारा आरबीआई क्या होता था? अर्लियर आरबीआई हमारा क्या होता था? रेगुलेटर। पहले आरबीआई हमारा कौन होता था? रेगुलेटर। अब नाउ हमारा आरबीआई क्या बन गया? फैसिलिटेटर। जल्दी बताओ। अर्लियर द आरबीआई यूज्ड टू बी द रेगुलेटर, नाउ आरबीआई हैज बिकम फैसिलिटेटर। याद आ गया? पहले आरबीआई कौन था? रेगुलेटर। अब क्या है? आरबीआई स्टार्टिंग से फैसिलिटेटर। समझाना, फाइनेंस समझ नहीं आया। तो सॉरी हो, अरे समझ नहीं आया, क्या करूं? पहले नहीं बोल सकती, इतनी बार रिपीट करा है कुछ। फाइनेंशियल सेक्टर ही तो बोले, फाइनेंशियल सेक्टर ही तो। फाइनेंशियल सेक्टर का मतलब होता है जितने भी हमारे बैंक हैं, हमारे देश में फॉरेन एक्सचेंज डीलर बैठे हैं, हमारे देश में स्टॉक मार्केट है, ये सारा फाइनेंशियल मार्केट है, फाइनेंशियल सेक्टर है। ये कंट्रोल आरबीआई और ये करता है बस। आरबीआई करता है। आरबीआई का रोल बदला। पहले आरबीआई का रोल क्या था? रेगुलेटर का। आरबीआई हर चीज पे उंगली करता था, बैंकों को बोलता था जो रेट मैं डिसाइड करूंगा उस पर तुम लोन दोगे, जो रेट मैं डिसाइड करूंगा वही तुम फिक्स डिपॉजिट पे इंटरेस्ट दोगे बोरोअर को। जो आरबीआई ने कह दिया बैंक को मानना पड़ता था, बैंक अपना दिमाग नहीं लगा सकता था। आरबीआई ने कह दिया इसको लोन नहीं देना तो नहीं देना, आरबीआई ने कह दिया लोन 8% में देना तो 8% में देना पड़ेगा। बैंकों के हाथ में कुछ नहीं होता था, आरबीआई इतनी ज्यादा दखल अंदाजी करता था बैंकों में। तभी आरबीआई को पहले जमाने में कहते थे रेगुलेटर। रेगुलेटर का मतलब है हर चीज को जो रूल कंट्रोल करने करता वाला। है। मगर बाद में आरबीआई ने अपनी थोड़ी सोच बदली, आरबीआई अब रेगुलेटर नहीं रहा, फैसिलिटेटर बन गया। फैसिलिटेटर का मतलब है जहां सिर्फ बैंकों को आरबीआई फैसिलिटीज की देता है। जरूरत होगी, जब बैंकों को जरूरत पड़ेगी आरबीआई की, आरबीआई कहता है मैं तेरे लिए हमेशा खड़ा रहूंगा। अब तू नॉर्मल डिसीजन खुद ले। बैंक डिसाइड करता है अब कि क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट बोरर से लेना है, क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट बेटा मतलब कि अब डिपॉजिटर को देना है। आरबीआई बीच में नहीं आता ना, कि ये करना है वो करना है। बिल्कुल, ये मत लिख देना बीच में नहीं आता, बस ये लिखना द रोल ऑफ द आरबीआई वॉज रिड्यूस फ्रॉम रेगुलेटर टू फैसिलिटेटर ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। बिफोर द लिबरलाइजेशन आरबीआई यूज्ड टू गिव फिक्स इंटरेस्ट रेट स्ट्रक्चर्स फॉर ऑल द बैंक। सारे बैंकों के इंटरेस्ट ये डिसाइड करता था। बट आफ्टर द लिबरलाइजेशन आरबीआई ने बहुत ज्यादा ऑटोनॉमी, पावर, फ्रीडम किसको दे दी? कमर्शियल बैंक्स को। कमर्शियल। जहाँ पे कमर्शियल बैंक्स अपने खुद डिसीजन इंडिपेंडेंटली लेना शुरू कर दिया, विदाउट कंसल्टिंग। बेटा ये क्या वर्ड है? तो विदाउट कंसल्टिंग आरबीआई। Now the commercial banks, now the commercial banks have the complete freedom to fix interest rate structures depending upon the market force of demand. बेटा अब जो इंटरेस्ट रेट डिसाइड होते हैं वो कैसे डिसाइड होते हैं? मार्केट फोर्स ऑफ डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस पे डिसाइड होते हैं। हम्म। हम्म। एनी डाउट्स? नहीं। नेक्स्ट, ओरिजिन ऑफ प्राइवेट सेक्टर बैंक्स। बड़ी ध्यान से सुनिए। 1969 में, ये डेट याद कर, 1969 में हमारे देश में
नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स हो गया। नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स का मतलब है सारे बैंक्स बैंक्स पब्लिक अंडर सेक्टर के कंट्रोल में कंट्रोल आ ऑफ पब्लिक सेक्टर। गए। 1969 में हमारे देश में नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स था, जिसपे ऑल बैंक्स वर अंडर कंट्रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर। मगर 1991 में हमारी सरकार ने बैंक्स का डी नेशनलाइजेशन कर दिया। डी नेशनलाइजेशन का मतलब है कि सरकारी बैंक तो होंगे ही होंगे, प्राइवेट भी होंगे। साथ में प्राइवेट सेक्टर बैंकों को भी इजाजत दे दी कि खोल लो अपने ऑपरेशंस। अब प्राइवेट सेक्टर बैंक दो हो सकते हैं, कोई इंडियन भी होंगे, कोई फॉरेन भी होंगे। जैसे आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, ये है तो इंडियन मगर प्राइवेट बैंक है। फॉरेन में ले लो, जैसे अमेरिकन एक्सप्रेस, नाम सुना हुआ है? नहीं। सिटी बैंक सुना हुआ है? कौन सा? सिटी बैंक, सिटी बैंक। नहीं। फिर मैं कुछ नहीं कर सकता। तो बताओ, 1969 में सारे बैंक्स नेशनलाइज हो गए थे, जब सारा का सारा पब्लिक सेक्टर के कंट्रोल में था, मगर 1991 में डी नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स हुआ, हुआ जिसमें अब कि पब्लिक सेक्टर प्राइवेट बैंक के सेक्टर भी साथ बैंक खोल सकते सेक्टर बैंक। हैं। और प्राइवेट सेक्टर बैंक दो तरीके के होते हैं, इंडियन बैंक भी होते हैं और फॉरेन बैंक्स भी होते हैं। इंडियन बैंक में कौन कौन था? एचडीएफसी था, आईसीआईसीआई, ठीक है, और अमेरिकन एक्सप्रेस, ये फॉरेन बैंक्स हो गए। अब पढ़ के देखो। ड्यू ओरिजिन टू ऑफ लिबरलाइजेशन, many private sector banks, that is Indian and foreign, started their operations in India. As a result, अब जो सरकारी बैंक, जो प्राइवेट बैंक्स है, उनकी सर्विसेज तो बहुत अच्छी है, अब वो इंडिया में आ गए। अच्छा, इंडिया में आने लग गए तो अब सरकारी बैंक्स कंपटीशन। को इन प्राइवेट सेक्टर बैंक्स के साथ कॉम्पीट भी करना पड़ा, क्योंकि अगर कॉम्पीट ना करते तो ये बैंक्स कभी भी, सरकारी बैंक, टिक ना पाते, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर बैंक्स की फैसिलिटीज बहुत अच्छी थी। एज अ रिजल्ट ऑफ इंक्रीज इन कॉम्पिटिशन अमंग बैंक्स, कस्टमर को फायदा होने लग गया कि कस्टमर को रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन सस्ता मिलने लग गया और सर्विसेज बेटर मिलने लग गई, है ना? एनी डाउट्स? नहीं, एक बार रीड करने दो, एक सेकंड। कर लो। ठीक है। इंक्रीज इन द फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, अब ध्यान सुनो। इंडिया में बैंक्स में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट वाज अलाउड अप टू 74%। मतलब अगर कोई भी फॉरेनर को इंडिया में आके बैंक खोलना है, ही इज अलाउड टू डू सो। 74% तक वो इन्वेस्टमेंट कर सकता है। मतलब अगर बैंक को खोलने में 100 करोड़ लगते हैं, तो 74 करोड़ वो डाल सकता है। समझ आई बात? दोबारा बताना। दोबारा सुन। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बैंकों में कितने परसेंट तक अलाउ कर दी? 74। इसका मतलब कोई भी अगर बंदा इंडिया में आके अपना कोई बैंक बैंक खोलना चाहता है, वो 74% पैसा अपना लगा सकता है। मतलब अगर बैंक 100 करोड़ रुपए लगा रहे हैं, तो 74 करोड़ उसके लग सकते हैं, उससे ऊपर नहीं लगा सकता। और जो बाकी के 26 है वो किसके होंगे? तो वो किसी इंडियन को ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि देखो, अगर सारा पैसा फॉरेनर को लगाने देंगे, पता चले वो हमारा ही पैसा लेके भाग गया सारा फ्यूचर में। तो हम ये चाहते हैं कि कोई भी फॉरेनर इंडिया में आए तो बैंकों में पैसा लगा सकता है, मगर वो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बैंकों में 74% से ऊपर नहीं कर पाएगा। The limit of the foreign direct investment and the banks have been increased up to 74%. Foreign institutional investors are allowed to invest in the Indian financial market. बेटा, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का मतलब होता है